हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भविष्य निधि। आप देखें, मैंने आपको पॉइंट नंबर 7 और 8 पर जो है वो प्रोविडेंट फंड के बारे में बता रखा है। प्रोविडेंट फंड, तो सबसे पहले ये जाने प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो देखिए, प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी भी कर्मचारी के फ्यूचर को सिक्योर करने के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को यह एक सिस्टम अवेलेबल करवाया जाता है कि यदि कर्मचारी चाहे तो अपने आय में से, अपने वेतन में से कुछ पैसा जो है वो पीएफ में ट्रांसफ़र कर दे, प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कर दे। तो प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र करने का क्या फ़ायदा, तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये पैसा जो है वो इकट्ठा होता चला जाएगा और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस कर्मचारी को यह पैसा वापस क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। जब उस कर्मचारी को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पैसा रिसीव होगा तो वह कर्मचारी उस पैसे का कहीं भी उपयोग आफ्टर रिटायरमेंट कर सकता है। उसका फ्यूचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से ही जो है पीएफ जो है वो तैयार किया जाता है, प्रोविडेंट फंड तैयार किया जाता है। यहाँ आपको मैं बताऊँ कि सेवा नियमों में भी कुछ जगह पर ये बाध्यता रखी गई है कि प्रोविडेंट फंड में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए कर्मचारी द्वारा। अब यहाँ देखें आप, कर्मचारी द्वारा अगर पीएफ में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो कर्मचारी जाए मैं तो मेरा पैसा वैसे ही साइड में इकट्ठा कर लूँगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या किया गया कि नियोक्ता द्वारा ऑफर दिया गया कर्मचारी को कि आप चाहें तो जितना पैसा आप पीएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतना पैसा हम भी ट्रांसफ़र कर दें, उससे ज़्यादा या उससे कम क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें। ऐसी स्थितियाँ आपके सामने देखने को मिल सकती है। मतलब वह नियोक्ता भी क्या करेगा, कुछ राशि उसमें क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और नियोक्ता जब कुछ राशि उसमें ट्रांसफ़र करेगा तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यह बेनिफिट जो है इनडायरेक्ट रूप से किसको मिलेगा, कर्मचारी को मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब पीएफ जो होती है वह कौन कौन सी होती है, तो यहाँ मैं सिंपली आपको 3 पीएफ की बात करूँगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वह है वैधानिक, हिंदी में लिखेंगे इसको क्या, वैधानिक भविष्य निधि। देखिए, वैधानिक भविष्य निधि क्या, तो जो पीएफ एक्ट है 1925 उसके तहत यदि किसी पीएफ का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वह पीएफ जो है वो कैसी होगी, वैधानिक भविष्य निधि, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहलाएगी। ये तो इसकी डेफिनेशन। दूसरा नंबर देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि। ध्यान दें, प्रमाणित भविष्य निधि क्या, तो इनकम टैक्स कमिश्नर जो होता है उससे यदि किसी भविष्य निधि को क्या करवा लिया जाए, अप्रूव करवा लिया जाए, प्रूव करवा लिया जाए, तो वह कहलाती है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इनकम टैक्स कमिश्नर क्या करता है, इसे अप्रूव करता है और वह रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है, प्रमाणित भविष्य निधि कहलाता है।
तीसरा नंबर जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। ध्यान दें आप, अप्रमाणित भविष्य निधि क्या है? यदि इनकम टैक्स कमिश्नर से भी प्रमाणित नहीं कराई और नियोक्ता कर्मचारी आपस में ही एक भविष्य निधि जो है वो चालू करके और उसमें पैसा जमा कराते हैं तो वह कहलाएगी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिया जाता। ये तीन बातों को हमको यहाँ देखना है। अब देखें भाई किसमें क्या होता है, क्या होता है स्टेटरी प्रोविडेंट फंड में, क्या होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, क्या होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इसे बोला जाता है एसपीएफ स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, इसे आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसे यूआरपीएफ शॉर्ट में जो है इसे हम ये नाम देते हैं। अब इनके क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे ये टैक्सेबल होंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। फिर इसका एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर के हम सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम जानें इसके रूल्स के बारे में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो मैं आपको अलग से अवेलेबल कर दूँगा, पहले आप रूल समझें कि इसके रूल्स क्या है भविष्य निधि। तो देखिए ध्यान से, भविष्य निधि में जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। इधर तो फैक्टर लिखेंगे और इधर आप टाइप लिखेंगे। टाइप में सबसे पहला मामला होगा एसपीएफ का, दूसरा मामला होगा आरपीएफ का और देन यूआरपीएफ। ये एसपीएफ की दशा में, ये आरपीएफ की दशा में और ये यूआरपीएफ की दशा में। सबसे पहले कर्मचारी का अंशदान। ध्यान दें आप, कर्मचारी का अंशदान का मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई यदि किसी प्रकार का पैसा इसमें शिफ्ट करता है तो वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई की यदि मैं बात करूं तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाता है सैलरी हेड में। तो यहाँ ये कंट्रीब्यूशन उसी टैक्सेबल में से निकाल के दे रहा है, तो पहले जब टैक्सेबल हो चुका तो अगेन टैक्सेबल नहीं होगा। तो इस वजह से आपको यहाँ कर्मचारी के अंशदान को एसपीएफ हो तो भी क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है। आरपीएफ हो तो भी क्या होता है, ये टैक्स फ्री होता है। और यूआरपीएफ में यदि अंशदान जाता है तो उस वर्ष कुछ भी नहीं किया जाता। ध्यान देंगे आप, यदि एसपीएफ में अंशदान जा रहा है तो कर मुक्त है, यदि आरपीएफ में अंशदान जा रहा है किसका, कर्मचारी का, तो कर मुक्त है। यदि यूआरपीएफ में जा रहा है तो यूआरपीएफ की बात हम बाद में करेंगे, तो यहीं पे लिख दूंगा मैं आपको यूआरपीएफ की बात। दूसरे में बात करता हूं नियोक्ता का नियोक्ता का अंशदान मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यदि वह एसपीएफ है और उसमें नियोक्ता कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वह एग्जैक्टली टैक्स फ्री होगा। यानी एसपीएफ का बेनिफिट है, अगर एसपीएफ है तो यहाँ कर्मचारी का अंशदान भी टैक्सेबल नहीं है, नियोक्ता का अंशदान भी टैक्सेबल नहीं है। तो ये टैक्सेबल किसके लिए, कर्मचारी के लिए, क्योंकि ये पैसा जो जमा हो रहा है ये किसमें जमा हो रहा है, कर्मचारी के वेतन में जमा होता है। ये वेतन का पार्ट है, तो वेतन का पार्ट होने के कारण ये कर्मचारी को क्या होगा, कर मुक्त होगा। बात करें आरपीएफ की तो यहाँ लिखेंगे टैक्स फ्री अप टू 12% ऑफ सैलरी। ध्यान दें, यदि आरपीएफ में कोई नियोक्ता अपना अंशदान देता है
तो वह वेतन के 12% तक करमुक्त हो सकता है, उससे ज़्यादा वह करमुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ हम टैक्स फ्री अप टू 12% ऑफ सैलरी करेंगे, वेतन के 12% तक क्या है ये कर, और यूआरपीएफ की बात हम बात करें। तीसरे नंबर पर बात करें अंशदान पर ब्याज। देखिए ये पैसा किसी के पास जेब में नहीं रहता है, इसके लिए एक अलग से खाता खुलवाया जाता है, उस खाते में पैसा जमा करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से जो भी कंट्रीब्यूशन ये दोनों देंगे उनके ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जितना ये देगा उतना प्रोपोर्शनेट इसका, जितना ये देगा उतना प्रोपोर्शनेट इसका ब्याज क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। अब इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन भी एसपीएफ में तो क्या है, आप देखें एसपीएफ के आपको कई फायदे नजर आ रहे हैं। कर्मचारी यदि चाहे तो एसपीएफ आजकल कम चलता है, 1925 से चला आ रहा था, पहले बहुत ज़्यादा चलता था। आजकल आरपीएफ ज़्यादा और यूआरपीएफ ज़्यादा प्रचलन में, इसमें भी आरपीएफ। यहाँ देखेंगे टैक्स फ्री अप टू 9.5% ऑफ 9.5% interest rate anymore percent is, ध्यान दें टैक्स फ्री अप टू 9.5% ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ क्या चीज़ है, इसको क्यों ऐसा किया, देखिए यहाँ तो आपने 12% वेतन का निकाल लिया। व्हाट इज द वेतन, सैलरी क्या होगी, मैं भी बात करूँगा आपसे इसके बारे में भी। यहाँ क्या 9.5%, जैसे ब्याज की दर जो है वो 15% मिल रही है, तो 15% में से 9.5 तो क्या होगी एग्जेम्प्ट, बची हुई 5.5 टैक्सेबल होगी। एनी मोर परसेंटेज यानी 5.5 टोटल कितनी मिल रही है 15 में से 9.5 क्या हो जाएगी। मतलब यहाँ ये नहीं देखना कि जितना ब्याज मिला, ब्याज का 9.5% एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर कोई भी ब्याज अगर मिल रहा है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब वो चाहे किसी का भी अनुदान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को कंबाइन करके यहाँ दिया। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर सैलरी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सैलरी। क्योंकि मैंने कहा आपको 12% ऑफ सैलरी, तो पीएफ के लिए जो सैलरी होती है वह होती है बेसिक पे प्लस डीए इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल प्लस कमीशन इज अकॉर्डिंग टू सर्विस। यानी जो हम एचआरए के लिए सैलरी लेते हैं वही सैलरी यहाँ पर किसके लिए होगी, पीएफ के लिए भी होगी, और वो कैलकुलेट करके आपको क्या करनी पड़ेगी, उसका 12% तक तो क्या कराना पड़ेगा एग्जाम्प्ट, बाकी वो क्या कराना पड़ेगा करियोग्य कराना पड़ेगा। और मैं आगे बात करूँ अब आपसे यूआरपीएफ की। आई थिंक आरपीएफ आपने समझ लिया होगा, आरपीएफ के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यूआरपीएफ के भी आते हैं। यूआरपीएफ कैसे चलता है जो बात करता हूँ, एसपीएफ जनरली देखने को हमको नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ करने को है नहीं, टैक्स फ्री यहाँ टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री अप टू 12% ऑफ सैलरी, टैक्स फ्री अप टू 9.5%। इसका डिपॉजिट का 9.5% क्या है, टैक्स फ्री है, उससे ज़्यादा जितनी परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बात करें सुने बात कर रहा हूँ मैं यूआरपीएफ की। यूआरपीएफ में किसी प्रकार की छूट, देखिए ये जो छूट्स है, ये जो टैक्स फ्री एग्जेम्पशन है, ये हर साल होते हैं। कहाँ, आरपीएफ में और एसपीएफ में। जैसे इस बार हमने आरपीएफ में कितना जमा कराया, कैलकुलेशन कर लेंगे, सैलरी का 12% एग्जाम्प्ट करवा देंगे, बाकी टैक्सेबल, ऐसे ही ब्याज 9.5% तक एग्जाम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल करवा देंगे ईयर टू ईयर। यहाँ ऐसा नहीं होता। यूआरपीएफ में यदि पैसा आपका जमा हो रहा है तो यूआरपीएफ का पैसा जब एक साथ कम्यूटेड होकर के मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ लिविंग ऑफ एंटरप्राइज या लिविंग ऑफ एनी कंपनी, यानी वो कंपनी छोड़ करके जा रहा है, अपनी नौकरी
नौकरी छोड़ करके जा रहा है, रेजिग्नेशन दे रहा है, तो उस कंडीशन में या फिर रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में ही यूआरपीएफ का पैसा मिलता है। और यूआरपीएफ का पैसा जब मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा, तो आपको उसको किस तरह से ट्रीट करना है, आपको उसे 4 भागों में बांटना है। पहला भाग राइट, दूसरा भाग राइट, तीसरा भाग आपको इसके 2 भाग करने हैं। अंशदान पर ब्याज, किसके अंशदान पर, तो यहाँ आपको नियोक्ता के अनुदान पर ब्याज भी करना है और कर्मचारी के अनुदान पर ब्याज अलग करना है। 4 भाग हो गए। कर्मचारी का अनुदान सबसे पहले, तो जो कर्मचारी का अनुदान इकट्ठा होकर के अंदर टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला, वह सारा कर्मचारी का अनुदान क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। क्यों होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि कर्मचारी पहले ही इसको जब वेतन के रूप में लेता है तो टैक्स देता है, उसी में से ये हिस्सा काट करके कहाँ देता है, यूआरपीएफ में तो पहले टैक्सेबल हो चुका, तो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। अब मैं बात करूं नियोक्ता के अंशदान को, तो ये जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, 1 7 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख, उसमें नियोक्ता का जितना हिस्सा है उतना हिस्सा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सैलरी हेड। सैलरी हेड के अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये पूरा। अब सोचो आप जरा कि लास्ट के ईयर में अगर 20 लाख रुपए मिले तो 20 लाख रुपए पर एक साथ टैक्स देना होगा, जबकि यहाँ स्थिति क्या थी कि हर साल 12% एग्जेम्प्ट हो जाता है, बाकी टैक्स हो जाता है, बहुत कम अमाउंट टैक्स का होता। यहाँ बहुत हैवी अमाउंट टैक्स का क्या होगा, बनेगा। फिर देखिए अब आगे, यहाँ अनुदान का ब्याज 2, नियोक्ता के अनुदान पर ब्याज यानी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिलेगा उसको भी क्या किया जाता है, टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। क्या किया जाता है उसे, सैलरी हेड के अंतर्गत क्या करवा दिया जाता है, टैक्सेबल करवा दिया जाता है। पूरा का पूरा ब्याज टैक्सेबल होगा सैलरी हेड के अंतर्गत। और अब आगे बात करूं मैं कि जो कर्मचारी के अनुदान पर ब्याज है, तो कर्मचारी के अनुदान पर जो भी ब्याज है उस ब्याज को टैक्सेबल करवाया जाता है अंडर अदर सोर्स हेड। ब्याज की इनकम जो होती है वो अदर सोर्स हेड में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। जरा देखें यूआरपीएफ के घाटे, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल। यहाँ देखें टैक्स फ्री कम से कम 12% हो रहा है, टैक्स फ्री कम से कम 9.5% हो रहा है। तो फायदा किस में नजर आ रहा है हमारे को, सबसे ज्यादा एसपीएफ में, दूसरे नंबर का आरपीएफ में और तीसरे नंबर का यूआरपीएफ। अब जैसे कोई कंपनी शुरुआत में खुली और वो बहुत ही इनिशियल लेवल पर काम करती है, तो वो जरूरी नहीं है कि अपने आप को रिकॉग्नाइज कराए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर के। वो हो सकता है कि वेलफेयर को देखते हुए एक यूआरपीएफ का खाता खोल दे और इस यूआरपीएफ खाते में ये कंट्रीब्यूशन जमा करने लग जाए। अब ये कंपनी क्या हो गई, एस्टेब्लिश कर गई और इसे विचार आया, क्या विचार आया कि क्यों न हम इस यूआरपीएफ को आरपीएफ में ट्रांसफर कर दें। क्या करते हैं, यूआरपीएफ को आरपीएफ में ट्रांसफर करते हैं। अगर ऐसा किया जाता है कि यूआरपीएफ को आरपीएफ में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर बैलेंस। मैंने आपको बताया था उसे ट्रांसफर बैलेंस। राइट, ट्रांसफर्ड बैलेंस क्या, तो ट्रांसफर्ड जो बैलेंस है उसका मतलब ये हस्तांतरित शेष, इसे हिंदी में बोलते हैं। हस्तांतरित शेष, हस्तांतरित शेष का मतलब क्या, जो भी यूआरपीएफ में पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको आरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, हस्तांतरित शेष कहलाता है। तो बोले कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होते समय ध्यान दें, वही कर्मचारी का अनुदान जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ टैक्स फ्री होता है, यहाँ भी टैक्स फ्री होता है, तो टैक्स फ्री हो जाएगा। नियोक्ता का अनुदान जब यहाँ ट्रांसफर होता है तो वो 12% तक क्या
क्या हो जाएगा, सैलरी के कर मुक्त हो जाएगा, बाकी का क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से नियोक्ता और कर्मचारी का जो भी ब्याज है वो 9.5% तक क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और उससे ज़्यादा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और ये बैलेंस ट्रांसफर होकर के आरपीएम यानी अनरिकग्नाइज को रिकग्नाइज कभी भी करवाया जा सकता है। जिस साल इसे रिकग्नाइज करवाया जाता है उस साल हम इसे ट्रांसफर बैलेंस के नाम से जानते हैं। और ट्रांसफर बैलेंस में इसी तरह से नियम अप्लाई हो जाते हैं। जो इसके बैलेंस ट्रांसफर होते हैं वो यूं के यूं कैलकुलेट होकर के यहाँ आ जाते हैं, और वह 12% वाली एग्जेम्पशन लेकर के, और बाकी की बात जो टैक्सेबल की है वो वैसी की वैसी यहाँ ध्यान दिया। इस तरह से हमारा एक और पॉइंट, नवा पॉइंट जो ट्रांसफर बैलेंस के रूप में है वह भी आपका यहाँ पर क्लियर होता है। एक 10वां पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, और वह है पेंशन की। हालांकि मैं पेंशन आपको आगे जाके और भी अच्छे से समझाऊंगा, परंतु पेंशन का जो छोटा सा पॉइंट है मंथली पेंशन, उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। मंथली पेंशन क्या? मंथली पेंशन का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप हर मंथ पेंशन लेते हैं तो वह कहलाती है मंथली पेंशन। ये पूरी की पूरी क्या होती है, टैक्सेबल। पूरी की पूरी क्या टैक्सेबल होती है। तो जितनी भी आप पर मंथ पेंशन लेंगे उसको पूरी को क्या करवाना पड़ेगा, आपको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा अंडर द सैलरी है। थैंक यू वेरी मच।